बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सलाम अलैकुम। आपका मेज़बान सैयद हसन आसिफ एक बार फिर आपके सामने मौजूद हूँ अपने ख़ास स्पेशल और एक्सक्लूसिव प्रोग्राम पैगाम फ़ख्र वतन के सिलसिले से। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, ये हमारी सीरीज़ ख़ासकर एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले से है। जो स्टूडेंट्स इस वक्त पास आउट होकर जो भी कोर्सेज़ में हैं, वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये करियर गाइडलाइंस के तहत हम इन प्रोग्राम्स की सीरीज़ को आपके सामने रख रहे हैं। और हर एपिसोड में आपके सामने हमने हर एक नई शख्सियत को रूबरू कराया। तो उसी तरह से ठीक आज फिर हम आपके सामने एक बेहतरीन पर्सनालिटी, खूबसूरत इंसान और एक खूबसूरत शख्सियत मौजूद है। और यकीन जाने इन एपिसोड से बहुत फ़ायदा आज इस वक्त जो देखा जाए व्यूवर्स को पहुंच रहा है, जो ख़ासकर जो स्टूडेंट्स हैं और जो पेरेंट्स हैं उनको भी पहुंच रहा है। तो आइए सबसे पहले हम आपकी मुलाकात कराते हैं और हम आपको उनके बारे में बता दें कि आपका तारुफ है कि सैयद मसूद हुसैन साहब, आप फॉर्मर चेयरमैन सेंट्रल वाटर कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहे और आपने मुसलसल जो खिदमात अंजाम दी हैं वो काबिल तारीफ़ भी हैं और काबिल गौर भी हैं। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं सर का। सर सलाम अलैकुम अस्सलाम। और सर कैसे हैं आप? शुक्रिया जी, बिल्कुल ठीक हूँ। तकरीबन 4 या 5 साल पहले हमने फ़ख्र वतन के नाम से जो प्रोग्राम किया था उसमें आपसे हमारी मुलाकात हुई थी और आप हमारे चैनल पर रूबरू रहे थे और आपने जो नसीहत आमेज़ बातें जो गाइडलाइन थी ख़ासकर स्टूडेंट के लिए, माशरे के लिए, वो आपने दी थी, जो बहुत ही कारगर साबित हुई। और जिसके लिए ये है कि जो ख़ासकर स्टूडेंट है वो अपील करते हैं हमारे चैनल को, बोलते हैं कि आप इस तरीके के और भी जो हमारे व्यूवर्स हैं आप प्रोग्राम्स रखिए, कंडक्ट कराइए और अच्छी अच्छी पर्सनालिटीज़ जो इस वक्त जिन्होंने कुछ कर दिखाया है उनको आप हमारे सामने रूबरू कराइए ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें, समझ सकें। सर, आप लोगों को देखते हैं तो बहुत दिल खुश होता है और ज़ुबान पर बस यही सब बात आती है कि बहुत सारे मोती हैं, खूबसूरत मोती, उनमें से कुछ आप लोग भी हैं जिन्होंने बहुत कुछ ख़ासकर हिंदुस्तान के लिए किया। और यहाँ पर आप लोगों की जो काविशें रहीं, जो सरमाया है, आप लोगों ने अपनी जॉब के साथ साथ जो खिदमात अंजाम दी हैं वो भी काबिल तारीफ़ है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम चाहेंगे आपका हमारे नाजरीन को दे दें, क्योंकि ये चैनल का प्रोटोकॉल है। हमने तो आपके बारे में बता दिया, हम भी चाहेंगे कि आप एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारे नाजरीन को दे दें। जैसा कि आपने मेरा नाम तो बता ही दिया है, मसूद हुसैन, और बुनियादी तौर पर वाटर रिसोर्सेज इंजीनियर हूँ। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 1979 में सिविल इंजीनियरिंग की और उसके बाद कुछ अरसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में मैंने अपनी खिदमात दी और 1982 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए से सेंट्रल वाटर कमीशन में बहैसियत असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन किया और मुख्तलिफ मराहिल तय करते हुए मैं जून 2019 में वहाँ से बहैसियत चेयरमैन रिटायर हुआ। तकरीबन 42 साल का वाटर रिसोर्सेस फील्ड का तजर्बा है और अभी भी मैं उसमें मुख्तलिफ़ तरीक़े से अपनी खिदमत दे रहा हूँ। माशाल्लाह। सर, अगर बात की जाए एजुकेशन की ओवरऑल पर्सपेक्टिव के बारे में या उसके तहत हम बात करें तो डिफरेंट कोर्सेज़ ऑफ स्टडी का क्या मकसद है और साथ ही साथ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की जो डिग्री हैं उनको हासिल कर लेने से ही अगर हम यूँ सोचें कि हमको रोज़गार मिल जाएगा, हमको एम्प्लॉयमेंट से जो कहा जाए कि बेरोज़गारी से छुटकारा और रोज़गार में हम पहुंच सकते हैं सिर्फ डिग्री हासिल कर लेने से, ये किस हद तक बात सही है? ये खासकर हमारे स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को बताएं। देखिए, असल में तो तालीम का मकसद, जैसे कि आप सबको मालूम है, यह है कि इंसान को ज़िंदगी जीने का सलीक़ा सिखाए। इल्म और तालीम का मकसद ये है। और उसमें जहाँ तक फॉर्मल एजुकेशन की बात है, जहाँ पर हम
स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जब तालीम हासिल करते हैं तो वहाँ हमें डिग्री मिलती है और उसकी बुनियाद पर बहुत से एम्प्लॉयमेंट के हमारे दरवाजे खुलते हैं मुख्तलिफ जॉब्स, मुख्तलिफ प्रोफेशंस में। तो इसमें कोई शक नहीं है कि तालीम ही आगे के लिए जो है वो ख़ास तौर से एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो एक बहुत अहम ज़रिया है। अच्छा। तो जैसे मुख्तलिफ, चाहे वो इंजीनियरिंग की फील्ड हो, मेडिकल प्रोफेशन हो, अच्छा, चाहे वो लॉयर्स का प्रोफेशन हो या और भी मुख्तलिफ जितने हैं, तो उसके लिए हमें एक डिग्री की ज़रूरत होती है। और जब तक हम वो हासिल नहीं करते, मान लिया अगर हम मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए MBBS या इस तरह के दूसरे कोर्सेज करने होते हैं। जी सर, अगर हम इसी से ही एम्प्लॉयमेंट के टॉपिक पर ही देखें, गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या बिजनेस ही क्यों ना हो, तो इसके अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव के ऊपर हम गौर व फिक्र करते हैं तो इस बारे में हम बस ये जानना चाहेंगे कि अगर हम ने एजुकेशन हासिल की है, हमने पढ़ाई की है और हम उस ओहदे तक पहुंचना चाहते हैं जिसके लिए हमने वो तैयारियां की थी जिनके लिए हमने सालों गुजारे, तो उसके लिए अब हमको आगे की क्या तैयारी करना होगा? देखिए, जैसे अगर किसी को इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है, उसको इंजीनियर बनना है, उसमें भी मुख्तलिफ ब्रांचेस होती हैं, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, एरोनॉटिक्स है। तो उसके लिए पहले तो ये है कि उसके अब आजकल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं जो IITs और मुख्तलिफ दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए अलग अलग इम्तहानात हैं। तो वो 12th यानी 12th के बाद में जो है वो ये एग्ज़ाम्स होते हैं और उसके लिए सिलेबस बाकायदा तौर के ऊपर डिफाइंड होता है। बच्चों को उसके लिए जो मिनिमम यानी 12th की क्वालिफ़िकेशन है, सब्जेक्ट्स हैं वो होने चाहिए और जो उसकी एज है वो हो, और उसके लिए स्टूडेंट्स को तैयारी करनी होती है। और चूँकि आजकल स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा है और कोर्सेज उनकी सीट्स कम हैं, तो उसमें एक अच्छा खासा कंपटीशन होता है। लाखों की तादाद में बच्चे बैठते हैं और कुछ हज़ार की तादाद में ही IITs और दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, उसके अलावा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं। तो ज़्यादातर होता यह है कि जो IIT का एग्ज़ामिनेशन है, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन जिसको JEE भी कहते हैं, तो वो उसमें उसी की बेसिस पे बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी उसके नतीजे की बुनियाद पर अपने यहाँ एडमिशन लेते हैं। तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा पहले से यानी कम से कम 11th क्लास से ये अपने जहन में रखे कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है। क्योंकि अगर इंजीनियरिंग करना है तो उसको मैथमेटिक्स उसके पास होना चाहिए, अगर मेडिकल में उसको जाना है तो उसके पास बायोलॉजी होनी चाहिए। इसी तरह से अगर उसको लॉयर बनना है तो उसी हिसाब से उसके सब्जेक्ट्स होंगे। और आजकल तो अब लॉयर्स का कोर्स जो है वो 5 साल का बिल्कुल कंबाइंड हो गया है। तो ये चीज़ें हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के जो सिलेबस है वो हर एक का डिफाइंड है, उस हिसाब से उसको तैयारी करनी है। और आजकल कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो बच्चों को तैयारी कराते हैं, लेकिन हमें पूरी तौर पर इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि वो पूरी तरीके से तैयारी नहीं करा सकते। असल में तो जो स्टूडेंट्स की अपनी लगन है, उसकी मेहनत है, उसी की बुनियाद के ऊपर वो उसको आगे बढ़ना है। सर, अगर हम बात करें इंजीनियरिंग सर्विसेज के ज़रिए, अगर हम UPSC और स्टेट PSC के थ्रू गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो अगर हम देखें क्वालिफ़िकेशन और साथ ही साथ डिपार्टमेंट या जॉब कैटेगरीज पर अगर हम देखें तो किस तरह की हमको डिटेल चाहिए होगी, क्या क्या हमको इसके लिए करना होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम यूपीएससी शॉर्ट में कहते हैं, जी वो मुख्तलिफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के ज़रिए से रिक्रूटमेंट करती है। ओके इसमें 4 मेन स्ट्रीम्स या ब्रांचेस हैं। ओके सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। इससे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में रिक्रूटमेंट होता है, जैसे सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD, जी सेंट्रल वाटर कमीशन या CWC उसको कहें, जी मिलिट्री इंजीनियर सर्विस, जी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ओके और इसी तरह के मुख्तलिफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं। पहले रेलवेज़ में भी रिक्रूटमेंट यूपीएससी के ज़रिए से होता था, लेकिन अब 1-2 साल से वो अलग कर दिया गया है। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, उसका इम्तहान अलग हो रहा है, पहले वो इसमें शामिल होता था। और साथ ही साथ हम चाहेंगे सर स्टेट पीएससी के बारे में भी आप बता दें। इसी तरह से जो स्टेट में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे इरिगेशन और वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट्स, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और दूसरे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वो भी इंजीनियर्स का रिक्रूटमेंट करते हैं। तो उनके यहाँ स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशंस मौजूद हैं, ठीक है, जो मुख्तलिफ उनके अपने अपने तरीक़े हैं। उसमें रिटन एग्जामिनेशन भी होता है, इंटरव्यू भी होता है। तो वो इन डिपार्टमेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं, उसका बाकायदा एडवर्टीज़मेंट इशू होता है। कभी कभी तो वो उनके यहाँ कुछ अरसे के बाद में रिक्रूटमेंट है, यानी हर साल नहीं होता है। लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूपीएससी की इंजीनियरिंग सर्विसेज का सवाल है, उनका ये इम्तहान हर साल होता है। इसमें जो एज लिमिट है वो 21 से 30 साल है, यानी जो स्टूडेंट्स इसमें बैठ रहे हैं उनकी एज मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल होनी चाहिए। और इसका जो इम्तहान है, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, वो 3 स्टेज का होता है। अच्छा, स्टेज 1, अच्छा, स्टेज 2 और स्टेज 3। अच्छा। स्टेज 1 प्रिलिमिनरी स्टेज है, जिस तरह से कि सिविल सर्विसेज में होता है, वहाँ भी प्रीलिम्स होता है। इसी तरह से इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी प्रीलिम्स होता है। उसमें 2 पेपर होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव टाइप का जनरल इंजीनियरिंग, जनरल स्टडीज़ और एप्टीट्यूड का है, और दूसरा पेपर जो है वो इंजीनियरिंग के थीम पर होता है। जो स्टूडेंट्स इसको, जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर लेते हैं, एक सर्टेन नंबर्स वो यूपीएससी तय करता है। वो फिर स्टेज 2 में जाते हैं, जो एक डिटेल्ड लेवल है। उसके अंदर फिर 2 क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। वो पूरा का पूरा जो इम्तहान है सेकंड स्टेज का, वो सब्जेक्ट पे है, यानी अगर कोई सिविल से दे रहा है तो वो सिविल इंजीनियरिंग के पेपर्स देगा, मैकेनिकल से दे रहा है तो मैकेनिकल के देगा। सेकंड स्टेज में जो स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर रहे हैं, वो फिर इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट में अपीयर होते हैं। वो एक इंटरव्यू है, और जिसमें कि उसकी कैंडिडेट की पर्सनालिटी जज करते हैं कि उसमें कॉन्फिडेंस कितना है, कितना सिंसियर है, उसका कमिटमेंट कितना है। ओवरऑल पर्सनालिटी का असेसमेंट होता है। और फाइनल सिलेक्शन के लिए स्टेज 1, स्टेज 2 और पर्सनालिटी टेस्ट, तीनों के जो मार्क्स हैं वो काउंट होते हैं, और उसकी बुनियाद के ऊपर फिर फाइनल सिलेक्शन होता है। सर, हम ये चाहेंगे इसकी जो सैलरीज और फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में भी हमारे खासकर जो स्टूडेंट हैं और उनके पेरेंट्स को बता दें। देखिए, ये चूँकि इंजीनियरिंग सर्विसेज का सबसे टॉप एग्जामिनेशन है, तो जो लोग इसमें जो सेलेक्ट हो रहे हैं कैंडिडेट्स, वो ग्रुप ए या फर्स्ट क्लास जो सर्विसेज कहलाती हैं, वो उसके अंदर दाखिल होते हैं। और इसमें जो इनकी स्टार्टिंग सैलरी है
बेसिक सैलरी प्लस DA एटसेट्रा जो है वो तकरीबन 90,000 से 1 लाख रुपए है। उसके अलावा उनको बहुत सी और फैसिलिटीज़ हैं, जैसे गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिलती है टाइप 4 की, अगर वो नहीं मिलती है तो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। उसके अलावा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है और मुख्तलिफ़ किस्म के अलाउंसेस होते हैं। तो देखा ये जाए कि ये यानी चूँकि सबसे प्रीमियर इंजीनियरिंग सर्विस है और मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में ये मराद जो हैं वो कॉमन है सब में। सर हम ये चाहेंगे कि इसमें वैकेंसीज जो निकलती हैं वो कितनी हैं और इसका इम्तिहान वगैरह कब होता है, वो भी खासकर हमारे स्टूडेंट्स को बता दीजिए। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इसमें जैसे मैंने बताया कि अब इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में अब रेलवे की वैकेंसीज शामिल नहीं है। पहले वो कंबाइंड होती थी तो वैकेंसी ज़्यादा होती थी। अब चूँकि वो रेलवे अपना एग्ज़ाम खुद अलग कंडक्ट कर रहा है, तो इस साल यानी 2025 के लिए जो वैकेंसीज़ हैं वो तकरीबन 232 हैं, 232 हैं और रेलवे में तकरीबन 225 हैं। तो कुल मिला के ये 457 वैकेंसीज़ बनती हैं। जहाँ तक रजिस्ट्रेशन यानी फॉर्म भरने की बात है, उसकी तारीख तो निकल चुकी है, 8 अक्टूबर 2024 थी और प्रिलिमिनरी इम्तहान इसका जो है वो 8 फरवरी 2025 को होगा और जो मेंस एग्ज़ाम है वो 22 जून 2025 में होना है। अच्छा, हाँ, इसके इंटरव्यूज़ तकरीबन सितंबर के महीने में होंगे और रिज़ल्ट उम्मीद है कि अक्टूबर 2025 में इसका आ जाए। तो जहाँ तक 2025 की बात है उसके लिए तो चूँकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स की तारीख निकल चुकी है, लेकिन जो स्टूडेंट्स इसमें बैठना चाहते हैं उनको ये मशवरा है कि वो अगले साल इसका तारीख का ख्याल रखें। तकरीबन सितंबर या अक्टूबर में होता है। हाँ, सितंबर या अक्टूबर में होता है, तो वो उसका तारीख का ख्याल रखें और उसके लिहाज से वो अपने फॉर्म भरें और उसकी पूरी तरीके से तैयारी करके कामयाबी के लिए जो है वो पूरी कोशिश करें। एजुकेशन के लिए तो जितना हो सके उतनी मेहनत करें, क्योंकि तालीम ही सब कुछ है। आज की डेट में वही तरक्की याफ्ता लोग हैं जिन्होंने तालीम को सरमाया बनाया है। अगर स्किल्ड पर्सन्स की बात की जाए, खासकर उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, तो फील्ड में जो ट्रेंड है वो क्या देखने को मिलता है, ये चाहेंगे बताएं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो जॉब्स हैं हमारे मुल्क में वो स्किल सेक्टर में ही हैं जी। और एक मुश्किल ये है कि जहाँ यानी ज़रूरत है, जिस तरह के लोगों की, स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है, वो लोग अवेलेबल नहीं हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात किया। और अगर मैं लेटेस्ट जो रिपोर्ट है स्किल की, उसके मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं कि क्या सूरत हाल है, तो तकरीबन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 15 करोड़ जॉब हैं। 15 करोड़ जॉब हैं जिसके लिए ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए अभी जो यानी रिक्वायर्ड स्किल्स होनी चाहिए, जो जिस तरह की स्किल्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। और इसी तरह से ऑटो और दूसरे जो उसके एलाइड सेक्टर्स हैं उसके अंदर तकरीबन 3.5 करोड़ जॉब एलाइड सेक्टर से बोल दीजिए। हाँ, यानी जैसे ऑटो पार्ट्स हैं और उसके जो दूसरे यानी ऑटो इंडस्ट्री और उसके जो पार्ट्स बनाने वाली जो कंपनियां हैं उसके अंदर। इसी तरह से बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन जो है उसके अंदर 3.3 यानी तकरीबन 3.5 करोड़ के जॉब्स इसके अंदर हैं। इसी तरह से टेक्सटाइल और क्लोथिंग का जो सेक्टर है उसमें तकरीबन 2.6 करोड़ के जॉब्स अवेलेबल हैं। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स है जिसमें तकरीबन 1.8 करोड़ जॉब्स अवेलेबल हैं। हेल्थ केयर की बात करें हम तो उसमें तकरीबन 1.3 करोड़ यानी 1 करोड़ 30 लाख, और इसी तरह से फूड प्रोसेसिंग में तकरीबन 1 करोड़, इसी तरह से हेल्थ और दूसरे एजुकेशन की फील्ड्स हैं। तो देखने में ये आ रहा है, रिपोर्ट ये कह रही है
कि तकरीबन 50% जो स्किल सेक्टर में जो जॉब्स हैं उसके लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, यानी जो मुनासिब स्किल्स होनी चाहिए वो हमारे कैंडिडेट्स में नहीं है। इवन इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि सिर्फ बल्कि 50% से कम ही इंजीनियर्स हैं कि जो इस लायक हैं कि जिनको एम्प्लॉय किया जा सके। इसी तरह से डॉक्टर्स का प्रोफेशन है या MBA जो मैनेजमेंट करते हैं वो हैं, तो ये एक बड़ा सीरियस इशू है। गवर्नमेंट की रिपोर्ट इसके ऊपर बहुत ख़ास तौर से इन चीज़ों को हाईलाइट कर रही है। तो इंडिया यानी हमारे मुल्क की 54% आबादी जो है वो 25 साल या उससे कम की है। अच्छा। और एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अंग्रेज़ी में जिसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी हमारी आबादी ज़्यादा और यंग आबादी होने की वजह से जो हमें एक फ़ायदा हासिल है, जो एक एडवांटेज हासिल है, क्योंकि ये चीज़ अब दुनिया के किसी मुल्क को नहीं है। चाइना में एक ज़माने में था, लेकिन वहाँ भी अब आबादी जो है वो उसकी उम्र बढ़ रही है। हिंदुस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है दुनिया में कि जो ये इसको एक ख़ास डेमोग्राफिक डिविडेंड हासिल है, और ये मुख्तलिफ सेक्टर्स में ये जो है वो हमें इससे एडवांटेज उठाना चाहिए। हम चाहेंगे सर थोड़ा सा, जो आपने आबादी पॉपुलेशन की बात की, जिसमें कुछ पॉइंट ऐसे भी दिमाग में आते हैं कि क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास मेरे ख्याल जो ना पढ़ाई की तरफ ध्यान है और ना वो आगे बढ़ने की सोचते हैं, है स्किल्ड, पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं बहुत कुछ दुनिया में, लेकिन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको हारना पसंद है, जीतना पसंद नहीं। इस बारे में भी हम चाहेंगे थोड़ी सी रोशनी डालें। बिल्कुल। अभी सूरत हाल ये है कि हमारे मुल्क में जो नौजवान तबका है, जो यूथ है, हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं, उसमें ये देखा गया है, रिपोर्ट ये कह रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि हर 3 नौजवानों में से एक नौजवान जो है वो ना तो पढ़ रहा है, ना तो तालीम हासिल कर रहा है, ना ही कोई जॉब कर रहा है, और ना ही कोई स्किल की ट्रेनिंग ले रहा है। तो ये सूरत हाल जो है बड़ी सीरियस है। इसमें हमें तवज्जो देनी होगी, ख़ास तौर से गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देनी होगी। और स्किल ना होने की वजह से ये अनएम्प्लॉयमेंट हमारी जो है वो उसका एक बड़ा वजह ये भी है, जहाँ और वजह हैं वहाँ ये भी एक वजह है कि जिस सेक्टर में, जिस इंडस्ट्री में, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में जिस तरह की स्किल्स चाहिए उस तरह के कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। इवन अगर आप देखें कि इंजीनियर्स जो मुख्तलिफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से निकलते हैं, उसमें ये देखा जा रहा है कि 50% के करीब वो हैं कि जो इस लायक नहीं है कि उनको किसी जॉब में रखा जा सके, क्योंकि वो उनकी एजुकेशन और ट्रेनिंग का वो स्टैंडर्ड नहीं है कि जो होना चाहिए। सर ये क्यों सवाल आता है जहन में कि जो है उनकी जैसे ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, या ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, इसकी क्या वजूहात हो सकती है? एक तो हमें अपने एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स पर तवज्जो देनी होगी, इनको इम्प्रूव करना होगा, और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वो बहुत ज़रूरी है। जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहा है या दूसरे और टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, तो उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। वो किसी कंपनी में काम करें, साथ साथ उनकी अप्रेंटिसशिप हो, मैकेनिकल से कर रहे हैं तो वो अपने मैकेनिकल की जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर उनका एक पीरियड जो है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसी तरह से सिविल इंजीनियरिंग अगर कोई कर रहा है तो वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और मुख्तलिफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर जाके वो ट्रेनिंग करें, क्योंकि
खाली किताबें पढ़ लेने से जो है वो काम नहीं बन रहा है, और उसमें भी ये हमें गौर करना होगा कि जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, जो सिलेबस हैं, वो भी अपडेट होते रहें, और जो फील्ड में रिक्वायरमेंट है उसके लिहाज से हमारे यहाँ कॉलेजेस में पढ़ाई हो। सर, आज के इस दौर में अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का दौर है। हम चाहेंगे एक छोटा सा ये भी बात ज़रूर बताएं स्टूडेंट को, खासकर पेरेंट्स को, कि हम टेक्नोलॉजी का मिस यूज़ नहीं, उसका सही यूज़ करें, ताकि आज हमारे हाथ में भाई चाहे वो इंजीनियरिंग के हों या और भी जितने आपने स्टूडेंट बताए, जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं, आज तो चैट जीपीटी जैसी चीज़ें हमारी आंखों के सामने, कुछ भी डालो झट से चीज़ सामने। उसके बावजूद उलूल जुलूल चीज़ों में लगे रहना ज़रूरी है, या फिर तरक्की की राहें हमवार की जाए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि देखिए टेक्नोलॉजी जो है वो एक न्यूट्रल चीज़ है जी। उसको आप अच्छी चीज़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको नेगेटिव उसके यूजेस भी हो सकते हैं। तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसका हम सही इस्तेमाल करें और उसको डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए हम इस्तेमाल करें। हम ख़ास तौर से जो नौजवान तबका है उसको मेरा मशवरा ये होगा कि अपना वक्त बर्बाद ना करें, अपनी तालीम पर, अपने कोर्सेज़ पर, अपनी स्टडीज़ के ऊपर तवज्जो दें, और जहाँ तक ये डिजिटल टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमारे पास इतने सारे ज़राए हैं, उसको फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें अपनी पढ़ाई में। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमारी पढ़ाई में मदद करती हैं, उसमें करें। और लेकिन वहाँ ख़तरात ये भी हैं कि वो बहुत सारी दूसरी चीज़ों की तरफ भी ले जाती हैं, जिसका कि फिर वो इंसान एडिक्ट हो जाता है और अपना वक्त उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बर्बाद करने लगता है, उसकी तवज्जो हट जाती है। तो फोकस रहे कि क्या मकसद है ज़िंदगी का, यानी एजुकेशन के बाद उसको किस राह में जाना है। एम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो बिज़नेस में जाना चाहता है या अपना उनका कोई सेल्फ प्रोफेशन है, अगर वो उस तरह की चीज़ों में जाना चाहते हैं, तो वो फोकस पहले से रहे। और पेरेंट्स को भी ख़ास तौर से तवज्जो देनी है कि वो अपने बच्चों को एनकरेज करें, उनको एक मुनासिब माहौल अपने घर में दें, ताकि उनकी थिंकिंग और उनकी जो जिसको कहा जाएगा कि तरक्की है वो मुनासिब तरीके से हो सके। तो सर, लास्ट में बस हम यही चाहेंगे कि एक प्यारा सा छोटा सा मैसेज हमारे खासकर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को दे दें कि जो अचीवमेंट होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेहनत तो इंसान करता रहता है, लेकिन जब एक बुलंदी पर पहुंचता है कि वो अच्छी बात यह है कि इमाम अली का कौल भी है कि बुलंदियों पर पहुंचना तो बड़ा आसान है, वहाँ पर ठहरना बहुत मुश्किल है। तो ठहराव कितना ज़रूरी है और पहुँचने के लिए मेहनत कितनी करनी है, मैसेज के थ्रू हमारे नाज़रीन को। बिल्कुल, हमारे नौजवानों को, हमारे स्टूडेंट्स को एक तो ये ख्याल रखना है कि वो आगे किस कैरियर को चूज़ करने वाले हैं, किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। वो चीज़ 9th और 10th में अगर वो उनके जहन में आती है, या उनको उनके पेरेंट्स गाइड करते हैं, या उनके एल्डर्स इस चीज़ में गाइड करते हैं, तो उसमें उनको आसानी होगी। कोई बच्चा अगर मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहता है तो उसके हिसाब से उसको जहन अपना बनाना होगा। जैसे इंजीनियरिंग में अगर कोई जाना चाहता है, या अगर कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डायरेक्शन में जाना चाहता है, और उसी हिसाब से उसको कोर्सेज़ भी सेलेक्ट करने होंगे। कौन सी कोर्सेज़ उसको पढ़ने हैं। 12th तक तो ये है कि कॉमन कोर्सेज़ होते हैं, लेकिन हाँ उसमें भी इलेक्टिव चॉइसेस होती हैं, और उनको असल में जो उनके कोर्सेज़ पढ़ाए जा रहे हैं 9th 10th 11th 12th में, उसको अगर वो अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो देखा जाए तो आगे के लिए कंपटीशन के लिए तैयारी उसी में से हो जाती है। जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो या मेडिकल का हो या दूसरे और कोर्सेज का हो, वो कोर्स उसका जो सिलेबस है वो वही है
जो 12th में वो बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर अच्छी तरह से वो उन कोर्सेज को, उन सिलेबस को पढ़ते हैं तो उनकी तैयारी उसके अंदर होती है। हाँ, उसके लिए अगर कहीं पर कोई किसी को अगर कुछ कमज़ोरी महसूस होती है, गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं हर जगह पर। लेकिन यह है कि असल में मेहनत तो खुद स्टूडेंट को करनी है और फोकस रहना है और हिम्मत नहीं हारनी है। और इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्री है और हमें अभी अपने मुल्क को बहुत आगे ले जाना है। हमारे यहाँ एक बड़ी तादाद नौजवानों की है और बिल्कुल मायूस नहीं होना है। हमारे नौजवानों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यह है कि हम मेहनत करें और उसमें हमारा फोकस सही हो और जिस तरफ हमें जाना है। और इसमें जो पेरेंट्स हैं और एल्डर्स हैं उनका भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि वो अपने बच्चों को एनकरेज करें, सही माहौल दें और जो एल्डर्स हैं कम्युनिटी के वो उनको प्रॉपर गाइडेंस दें। बहुत अच्छी बात सर, बहुत प्यारा मैसेज, बहुत ही अच्छी ब्रीफिंग आपने कर दी और यकीन जानिए कि यही ज़रूरत है आजकल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। भाई जो कोचिंग अगर शुरू पहले से भी करते हैं, मान लीजिए हमको ये कोर्स करना है, यहाँ जाना है, इस फील्ड में बढ़ना है आगे, तो अपने सीनियर्स से उनको मेरे ख्याल से थोड़ा सा राब्ता रखना चाहिए जो इस फील्ड के हों। वो भी एक अच्छी चीज़ होती है सर। बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया, बहुत ही बेहतरीन जो तरीके से आपने ये भी सर बता दिया कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, कब फॉर्म फिलअप करना है और कब की डेट है। कुल मिला के सर यही दिमाग में बात आती है कि जैसे आपने बताया थोड़ी सी देर में भी वो हो गया कि इतनी जॉब सब कुछ है और अनएम्प्लॉयमेंट नाम की चीज़ ही नहीं है, कुछ एम्प्लॉयमेंट नाम की चीज़ हमारे सामने है। रोज़गार ही रोज़गार है, बस मेहनत की ज़रूरत है। कुछ साल अगर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कुछ साल अगर निकाल लें और मेहनत में लग जाए, 10 से 12 साल की मेहनत आपकी पूरी ज़िंदगी को संवार सकती है, पूरी ज़िंदगी को बना सकती है। फ़िलहाल हमें और सर को इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी और नए मौजू के साथ, किसी और नए एपिसोड में। फ़िलहाल शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया। सारे जहां